हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता अर्थशास्त्र 2018 के मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसके उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे दोस्तों। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इससे आपको ये पता चलेगा कि अर्थशास्त्र में हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किन टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र की लगातार क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे लगातार देखने को मिलेंगी। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन फलन का सीधा संबंध है। तो दोस्तों, उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे है? यातायात, बैंकिंग, कीमतें या उत्पादन के साधन। तो दोस्तों, जो उत्पादन फलन है उसका जो सीधा संबंध होता है वो होता है उत्पादन के साधनों पर, क्योंकि जितने उत्पादन के साधन होंगे उसी आधार पर उत्पादन का फलन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और सीधे सीधे ये आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि हम उत्पादकता के जितने साधन जनरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा उत्पादकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब। तो जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब क्या होता है दोस्तों? सीमांत उत्पाद बढ़ता है, कुल उत्पाद गिरता है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है या सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों, जब औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में औसत उत्पाद जो होता है सीमांत उत्पाद के बराबर हो जाता है। तो ये इसकी जो है कंडीशन बनती है दोस्तों, क्योंकि औसत उत्पादन जब अधिकतम होगा तो सीमांत उत्पाद के बराबर उसकी औसत उत्पाद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्त, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है दोस्तों आपका स्थिर प्रतिफलन, घटता प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल या उपयुक्त सभी। तो अगर परिवर्तनशील अनुपातों की बात करें तो दोस्तों ये जो है स्थिर प्रतिफल को भी रिप्रेजेंट करेगा और घटता प्रतिफल को भी रिप्रेजेंट करेगा और बढ़ता प्रतिफल। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर अनुपात परिवर्तनशील हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कभी रिजल्ट जो है स्थिर रहेगा, कंटिन्यूटी, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो तीनों कंडीशन को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों कंडीशन फेस करनी है तो दोस्तों उपयुक्त तो सभी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें से पूर्ति की लोच को मापने की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन है प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि, बिंदु विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, पूर्ति की लोच को मापने की जो विधि नहीं है इसमें से वो नहीं है दोस्तों आपका कुल व्यय विधि। ठीक है, उसके अलावा क्या है, प्रतिशत विधि के द्वारा पूर्ण लोच को प्राप्त किया जा सकता है, बिंदु विधि द्वारा भी पूर्ण लोच को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कुल व्यय विधि जो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण लोच को रिप्रेजेंट पूर्ति की लोच को रिप्रेजेंट करने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूर्ति का लोच का मतलब होता है दोस्तों कि उत्पादन और पूर्ति पर डिपेंड करता है आपस में। उत्पादन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मांग को भी रिप्रेजेंट करता है। मांग और पूर्ति आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों कुल व्यय विधि को ये विधि से नहीं मापा जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकुंचित मांग वक्र का संबंध है। तो दोस्तों, जो विकुंचित मांग वक्र है इसका संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन है आपका एकाधिकार से, समझौता अल्पाधिकार, गैर समझौता अल्पाधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो विकुंचित मांग वक्र होता है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर संबंध है इसका? गैर समझौता अल्पाधिकार से। ठीक है दोस्तों, गैर समझौता अल्पाधिकार से इसका संबंध है विकुंचित मांग वक्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी शर्त जो है पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है फर्मों की अधिक संख्या, कीमत पर फर्म का नियंत्रण, समरूप वस्तु और पूर्णतया लोचदार मांग। तो दोस्तों कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है कीमत पर फर्म का नियंत्रण, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दोस्तों कीमत पर जो है फर्म का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से प्रतियोगिता होती है यानी कि जिस तरीके से उत्पाद का विक्रय हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत का निर्धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्म अपनी ओर से नियंत्रित नहीं कर सकती कीमत को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो दोस्तों जब दीर्घकाल की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार की होगी दोस्तों? एम आर इज इक्वल टू एम सी, ए आर इज इक्वल टू एम आर, एल ए सी इज इक्वल टू कीमत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होगी वो आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी भी होगी, ए आर इज इक्वल टू एम आर और एल ए सी इज इक्वल टू कीमत। तो ये तीनों कंडीशन से यहाँ पर फॉलो होंगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। तो जब एकाधिकार होता है तो उसमें मांग की जो आड़ी लोच होती है दोस्तों, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होगी, शून्य होती है, अनंत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एकाधिकार में जो मांग की आड़ी लोच होती है दोस्तों, वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए आर इज लेस देन एम आर, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, तो एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि जो ए आर होता है दोस्तों, ये हमेशा ग्रेटर देन होता है एम आर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फर्म सूचित करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर 2 है। तो पूंजी का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आयोग के हिसाब से क्वेश्चन है तो 0.4, 1.0, 2.5 एंड 3.0। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका 2.5 आएगा दोस्तों। अब 2.5 दोस्तों कैसे आएगा, इस पर अगर हम चर्चा करें दोस्तों, जब सीमांत उत्पाद दोस्तों 5 है और तकनीकी दर जो है 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों 2.5 आपका इसको जो है डिवाइड करके आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। औसत स्थिर लागत वक्र AFC उत्पादन अक्ष की को क्यों नहीं स्पर्श करता है? तो AFC दोस्तों उत्पादन अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता? तो और क्योंकि क्योंकि AFC ऋणात्मक नहीं हो सकता, AFC शून्य नहीं हो सकता, AFC एक से कम नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो AFC उत्पादन अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि AFC कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आगम क्या होगा? ठीक है, तो जो इसमें जो मैक्सिमम होगा तो आर होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या गणना नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सीमांत आगम क्या हो सकता है? तो सीमांत आगम हमेशा धनात्मक होगा दोस्तों। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि कीमत इज इक्वल टू सीमांत लागत, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर, कीमत न्यूनतम होती है या कीमत उच्चतम होती है। तो दोस्तों विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की जो साम्य अवस्था को प्राप्त करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीमत विभेदीकरण की शर्त क्या है? तो कीमत विभेदीकरण की शर्तें क्या है दोस्तों? पूर्ति पर नियंत्रण करना, बाजारों का पृथक्करण या उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार या कानूनी स्वीकृति। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इनमें से कौन से आंसर कीमत विभेदीकरण की शर्त के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर देखें दोस्तों, ये पूर्ति पर नियंत्रण करना, बाजारों का पृथकीकरण होना, उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार और कानूनी स्वीकृति, ये चारों चीज़ें दोस्तों कीमत को विभेदीकृत करती हैं। यानी कीमत में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, इसका कारण यही है क्योंकि पूर्ति पर नियंत्रण करना भी ज़रूरी है, बाजार का पृथकीकरण होना भी ज़रूरी है, उपभोक्ताओं का जो बिहेव है वो भी विशेष होना चाहिए और साथ ही कानूनी स्वीकृति भी ज़रूरी है। तो कीमत विभेदीकरण की ये चारों शर्तें लागू होती हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों मौद्रिक लागत में क्या सम्मिलित होता है? सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें या व्यक्त लागतें या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मौद्रिक लागत है इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? इसमें दोस्तों सामान्य लाभ भी होता है मौद्रिक लागत के अंतर्गत, और अव्यक्त लागतें भी प्राप्त होती हैं और व्यक्त लागतें भी प्राप्त होती हैं। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों इस स्थिति में ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 15 का आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्वयाधिकार के कुर्ने मॉडल। तो दोस्तों ये आपने बुक में सिलेबस के अंतर्गत द्वयाधिकार का कुर्ना मॉडल आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रत्येक द्वयाधिकार द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा। तो क्या उत्पादन किया जाएगा दोस्तों? कुल उत्पादन का आधा भाग, या कुल उत्पादन का एक चौथाई भाग, कुल उत्पादन का छठा भाग, या कुल उत्पादन का एक तिहाई। तो दोस्तों द्वयाधिकार के कुर्ने मॉडल के अंतर्गत जो द्वयाधिकारी द्वारा जो संतुलन की स्थिति में जो उत्पादन किया जाता है वो सदैव क्या होता है दोस्तों? कुल उत्पादन का एक तिहाई भाग होता है दोस्तों। क्या होता है? कुल उत्पादन का वन थर्ड यहाँ पर जो है द्वयाधिकार संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अवसर लागत वक्र यह मानकर चलता है कि। तो दोस्तों जो अवसर लागत वक्र है ये क्या मान के चलता है कि श्रम ही केवल उत्पादन का साधन है, या श्रम की प्रयुक्त मात्रा में ही किसी वस्तु की कीमत और लागत मालूम की जाती है, श्रम समरूप है, या उपरोक्त तो कोई नहीं। तो दोस्तों अवसर लागत वक्र यह मानकर चलता है कि जो श्रम है, श्रम की प्रयुक्त मात्रा से ही किसी वस्तु की कीमत और लागत मालूम होती है। तो दोस्तों जितने अधिक श्रम होगा उसी आधार पर वस्तु की कीमत होगी और उसकी लागत भी उसी आधार पर प्राप्त होएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर वस्तु पर श्रम नहीं किया जाएगा तो उसकी कीमत जो है अधिक, अगर किसी वस्तु की उत्पादकता, श्रम अधिक होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता किसी वस्तु की बढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। और कीमत कम हो जाएगी तो दोस्तों वो जो है उसकी जो लागत है, लागत कम हो जाएगी, और लागत अगर कम हो जाएगी दोस्तों तो क्या होगा उसका बाजार में उसकी जो है उसके विक्रेता, यानी कि उसका जो विक्रय दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा अपने देश में उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है श्रम का पूर्ण रोजगार, या सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग, स्थिर कीमतें, या सभी उत्पादक उत्पादन कुशलता रखते हैं। तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर देखें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा, क्योंकि जो कि एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु क्या आवश्यक नहीं है यहाँ पर पूछा गया था। तो क्योंकि देखिए श्रम का पूर्ण रोजगार अति आवश्यक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्थिर कीमतें होना भी जरूरी है, और सभी उत्पादक उत्पादन कुशलता रखते हैं, तो ये तीनों चीजें सही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या नहीं है, सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग, ये जो है दोस्तों आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में।
तो साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, घरेलू संसाधनों की आपूर्ति करता है या व्यवसाय अंतिम वस्तु की आपूर्ति करता है, घरेलू अंतिम वस्तु की मांग करता है या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों घरेलू संसाधनों के आपूर्तिकर्ता भी होते हैं और व्यवसाय अंतिम वस्तु के आपूर्तिकर्ता भी हैं। ठीक है दोस्तों, चक्रीय प्रवाह मॉडल में ये होता है कि घरेलू संसाधनों के आपूर्तिकर्ता भी होते हैं, व्यवसाय अंतिम वस्तु के आपूर्तिकर्ता भी होते हैं, उसके अलावा घरेलू अंतिम वस्तु की मांगकर्ता भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन इसमें सही हैं। तो इस आधार पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जब कोई उत्पाद जो दोस्तों वेबलन वस्तु होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित होती है, मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, मांग स्थानापन्न की कीमतों से विपरीत रूप से संबंधित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे गए हैं 2018 के प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पेपर में। तो ये जो है आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की जिस हिसाब से मांग होगी तो उसकी कीमत में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और अगर वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसकी कीमत में अपने आप ही गिरावट आ जाती है। तो उत्पादन बेवलन वस्तु इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है। तो दोस्तों जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं उनके आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या शून्य। तो दोस्तों जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं इनके जो आय का प्रभाव होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो हमेशा नेगेटिव होता है दोस्तों। क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु निकृष्ट वस्तु है यानी कि उसके खरीदार कम हैं। ठीक है, तो इससे आय का प्रभाव क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि वस्तु बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो क्या होगा, उससे आय घटती जाएगी, और आय घटेगी तो इट मीन्स ऋणात्मक आय प्रभाव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है, अन्य बातें समान होने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों जब अन्य बातें समान रहते हैं तो कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं दोस्तों, ऑप्शन है मांग को बाहर की ओर खिसकाना, मांग को अंदर की ओर खिसकाना, मांग का संकुचन या मांग का विस्तार। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि जो होती है दोस्तों, वो क्या करती है, मांग का संकुचन करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों जो संतुष्टि का के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब संतुष्टि का स्तर बिंदु जब होता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होगी वो सदैव संतुष्टि की स्थिति में दोस्तों क्या होगी, हमेशा शून्य होगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है। तो सभी बिंदु पर जब इकाई लोच की दशा में होती है तो मांग वक्र कैसा होता है दोस्तों, क्षैतिज, लंबवत, आयताकार, हाइपरबोला या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सभी बिंदु की इकाई लोच की दशा में जो मांग वक्र होता है दोस्तों, वो होता है हमेशा आयताकार हाइपरबोलिक। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक यहाँ पर दोस्तों लोच की दशा में मांग वक्र जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। तो दोस्तों किस नियम के अनुसार जो है मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है, उपभोक्ता संतुलन, सीमांत उपयोगिता ह्रास, उपयोगिता निम्नीकरण या उपयोगिता अधिकतमीकरण। तो किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास के कारण। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता ह्रास होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस नियम के कारण मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर ढाल वाला होता है दोस्तों। इस तरीके से मांग वक्र अक्ष के साथ नीचे की ओर
ढाल वाला बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसी स्थिति में होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास की स्थिति में। ह्रास का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर लॉस, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है। तो दोस्तों उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है दोस्तों? सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब संतुलन, ठीक है दोस्तों। तो उपभोक्ता कब होगा? जो है संतुलन की स्थिति जब प्राप्त करेगा तो उसमें सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी दोस्तों? समान रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभता की एक दशा है जो विद्यमान होती है। दोस्तों दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब वस्तु की मांग स्थिर रहती है, उत्पादन के लिए अधिक मांग होती है, एक उत्पादन के संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है हमेशा। कब? एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं। तो जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्लभता की दशा विद्यमान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आय प्रभाव में क्या फर्क पड़ता है? तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आय प्रभाव क्या होगा दोस्तों? प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है, एक तो ये हो जाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी करता है यदि वस्तु निकृष्ट है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा कि कीमत बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी? अगर वस्तु निकृष्ट है तो कीमत में तो ह्रास होता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर निष्प्रभावी हो जाएगा ना। तो यही ऑप्शन भी सही है। और प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करेगा यदि वस्तु सामान्य है, तो कीमत बढ़ेगी तो वस्तु के प्रतिस्थापन प्रभाव बढ़ेगा, मजबूत होगा, है ना। तो सामान्य वस्तु होने स्थिति में यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ए और बी दोनों जो हैं इसके सही आंसर हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है। तो दोस्तों एक चक्रीय मॉडल जो होता है उसमें वास्तविक चर क्या होता है? केवल संसाधन में प्रयुक्त होते हैं, मुद्रा को साधन बाजार में घरेलू क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है, केवल वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित की जाती हैं, उत्पादित वस्तुएं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। तो एक चक्रीय मॉडल दोस्तों वास्तविक चर कब होता है? वो होता है जब उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि चक्रीय मॉडल में जो वास्तविक चर होता है दोस्तों, वो उत्पादित सेवाएं और उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो भी प्रयुक्त हों इनमें से, तो वो उस चीज़ को जो है चक्रीय मॉडल एक वास्तविक चर के रूप में उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु की मांग बेलोच है, इसकी कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ताओं के कुल व्यय पर असर होगा। तो दोस्तों अगर एक वस्तु की मांग बेलोच है और इसकी कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ताओं के कुल व्यय पर असर होगा, वृद्धि होगी कि कमी होगी, समान बना रहेगा या शून्य हो जाएगी। तो वस्तु की मांग अगर बेलोच है ना दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता के जो कुल आय पर जो असर होगा, वो क्या होगा? उसकी आय जो है इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसकी आय जो है बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो उदासीनता वक्र है उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या व्यक्त किया जाता है? कम संतुष्टि, अधिक संतुष्टि, समान संतुष्टि या असमान संतुष्टि। तो दोस्तों उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कि यहाँ पर समान संतुष्टि को व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो समान संतुष्टि यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। किसी उदासीनता वक्र में के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है दोस्तों? संतुष्टि जो है हमेशा समान रहती है। इसीलिए दोस्तों ये जो उदासीन वक्र होते हैं इसमें ना तो अधिक होता है कोई चीज़, ना ही कम होता है। तो इसलिए वो न्यूट्रल रहता है और हमेशा कंटिन्यू उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो मार्केट प्राइस वगैरह होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होती है? हमेशा समान रहती है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कीन्स,
पीगू, रिकार्डो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, वे हैं आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ना तो पीन से हैं, ना तो कीन से हैं, ना पीगू हैं, ना रिकार्डो हैं दोस्तों। तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, किन्होंने लिखा था दोस्तों? ये लिखा था दोस्तों जॉन स्टुअर्ट। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये दोस्तों ये लिखा था। ठीक है, ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिक। ठीक है दोस्तों, तो जॉन स्टुअर्ट मिल इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कीन्स है, ना पीगू है, ना ही रिकार्डो है। तो स्टुअर्ट मिल ने इसको लिखा है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है और आगामी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है। तो दोस्तों कीन्स ने जो रोजगार और आय सिद्धांत दिया था, उसकी मान्यता कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। कीन्स का सिद्धांत अल्पकालिक सिद्धांत है, पहला ऑप्शन। कीन्स का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, या अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उपस्थित रहती है। तो दोस्तों कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की मान्यता कौन सी नहीं है दोस्तों? वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। ये बात बिल्कुल इसकी मान्यता के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी कीन्स का सिद्धांत अल्पकालिक सिद्धांत है, और कीन्स का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उपस्थित रहती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, बट ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है गुस्टाव कैसल, कीन्स, हिक्स या सैमुअल्सन। तो दोस्तों जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था गुस्टाव कैसल ने। किसने किया था दोस्तों? गुस्टाव कैसल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, वो किया था गुस्टाव कैसल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम राजकोषीय नीति की बात करें, तो दोस्तों ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, ये तीनों चीज़ें दोस्तों अर्थव्यवस्था के राजकोषीय नीति के उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये पूछा गया है। करारोपण, या सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, या ब्याज की दर। तो दोस्तों राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर बात करें राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ब्याज की दर नहीं है दोस्तों। बाकी करारोपण भी है, और सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी है। तो ये तीनों के तीनों राजकोषीय नीति के उपकरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ब्याज की दर होती है दोस्तों, वो जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता, उसका निर्धारण अलग तरीके से किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भुगतान संतुलन की स्थिति में जो असंतुलन का कारण है, चक्रीय उच्चावच, या आय प्रभाव में कीमत प्रभाव, व्यापार घाटा, या उपरोक्त सभी। तो अगर भुगतान संतुलन की स्थिति की बात करें, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा? चक्रीय उच्चावचन होगा, आय प्रभाव में कीमत में प्रभाव पड़ेगा, और व्यापार घाटा होगा। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें दोस्तों इसके अंतर्गत होंगी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भुगतान संतुलन की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नांकित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी के बारे में कौन सा एक सही है? तो दोस्तों एमपीसी सदैव शून्य के बराबर होती है, एमपीसी सदैव 2 के बराबर होती है, एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन 1 से कम होती है, एमपीसी शून्य से कम लेकिन 1 से अधिक होती है। तो दोस्तों जो एमपीसी यानी कि सीमांत प्रवृत्ति होती है, तो उसकी स्थिति में कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन 1 से कम होती है। तो एमपीसी क्या है दोस्तों, ये 0 से तो हमेशा ग्रेटर होती है बट लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? तो दोस्तों जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो आय विधि है, इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी विनियोग, मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज और लाभांश, और कर और घिसावट। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो आय विधि है, इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? वो नहीं किया गया है दोस्तों, आपका सकल घरेलू निजी विनियोग को सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी अगर देखें तो मजदूरी, वेतन, लगान, ब्याज और लाभांश, इन सबको सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत लिया जाता है, जीडीपी के अंतर्गत। इसके अलावा कर को भी लिया जाता है और घिसावट को भी। तो ये सारी चीज़ें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। बट यहाँ पर दोस्तों सकल घरेलू निजी विनियोग जो होता है दोस्तों, इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत नहीं लिया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है? तो दोस्तों से का बाजार नियम है, ठीक है। से का जो बाजार नियम है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा, जेवी से इनका नाम है दोस्तों, जे वी से। तो जेवी से का बाजार नियम आपने यहाँ अर्थशास्त्र के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उसमें जो है किसके नियम की मान्यता कौन सी नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता, खुली अर्थव्यवस्था, दीर्घकाल या संग्रह का अभाव। तो दोस्तों जेबीसी का जो नियम है, बाजार नियम है, उसके अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था इसको मान्यता नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी जेबीसी के नियम में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, दीर्घकाल के लिए होता है और संग्रह का अभाव इसमें दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण तथा लेखा होता है। यह कथन किसने दिया था? तो किसी देश का जो भुगतान संतुलन निवासियों में शेष विश्व के निवासियों के बीच जो विवरण तथा लेखा का एक संतुलन है, व्यवस्थित लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण और लेखा होता है, ये शब्द किसने कहे थे दोस्तों? ये कहे थे क्रॉस ने। किसने कहे थे? क्रॉस ने ये बात कही थी दोस्तों, कि जो भुगतान संतुलन होता है वो आर्थिक लेन-देन का एक व्यवस्थित विवरण और लेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। लोचदार विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह के द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है। यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें लोचदार विनिमय दर की, जिसमें वस्तु की मांग और पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह को लोचदार पूर्ण तरीके से ऊपर या नीचे रखा जाता है, तो ये कथन किसने दिया था दोस्तों? ये कथन दिया था सैमुअल्सन ने। किसने दिया था दोस्तों? सैमुअल्सन ने यह कथन दिया था दोस्तों, कि लोचदार विनिमय दरों में वस्तुओं को लोचदार तरीके से ऊपर या नीचे रखा जा सकता है। तो सैमुअल्सन के ये सेंटेंस रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों दो मुद्राओं के विनिमय दर से संबंधित जो कथन था वो किसका था? वो था गुस्टाव कैसल का। किसने कहा था दोस्तों? गुस्टाव कैसल ने कहा था दोस्तों, दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट बनता है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको आप फेयरली अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। दो मुद्राओं की जो विनिमय दर है दोस्तों, आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है दोस्तों। गुस्टाव कैसल का ये सेंटेंस है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय लेखा जो है, इसके अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया था? ऑप्शन है सर विलियम पेटी और प्रोफेसर केन्स, या साइमन कुजनेटस, या फ्रैंक जॉन ने। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की लेखा का जो अवधारणा दी थी, वो सबसे पहले दी थी दोस्तों सर विलियम पेटी ने। किसने दिया था? सर विलियम
पैटी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आय लेखा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? सर विलियम पैटी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। जब राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर व्यक्त की जाती है तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय है अगर वो चालू कीमत पर व्यक्त की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? तो इसे जो कहा जाएगा दोस्तों वो कहा जाएगा काल्पनिक आय कहा जाएगा। ठीक है, जो चालू कीमत पर जो व्यक्त की जाती है जो राष्ट्रीय आय, उसको क्या कहते हैं? उसको काल्पनिक आय या द्रव्यिक आय कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को व्यक्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि पहले भी आय वही रही होगी और बाद में भी वही रही होगी। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या होता है? फ्यूचर के लिए केवल इमेजिनेशन किया जा सकता है, तो इसलिए इसको काल्पनिक आय के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं है किया जा सकता है? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? निगम आयकर, हस्तांतरण भुगतान, अवितरित लाभ या सामाजिक अंशदान। तो दोस्तों अगर हम बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में कौन किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? वो नहीं किया जाता दोस्तों हस्तांतरण भुगतान को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान को दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसके अलावा निगम आयकर को भी किया जाता है, अवितरित लाभ भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आता है, और सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी दोस्तों ये भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि में निम्न में से किसको नहीं जोड़ा जाता है? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है इसमें किसको नहीं जोड़ा जाता है? निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, अप्रत्यक्ष कर या वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है इसमें दोस्तों जो अप्रत्यक्ष कर है इसको जो है नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा निजी उपभोग व्यय जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आता है, व्यय विधि के अंतर्गत आता है। सकल घरेलू निजी निवेश भी आता है, और वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय भी दोस्तों ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो दोस्तों अगर हम साधन लागत की बात करें तो इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों एनडीपी इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो एनडीपी इक्वल टू क्या होता है कि राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से शुद्ध आय साधन आय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये एक फॉर्मूला होता है जो जिसके आधार पर हम एनडीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास के लिए, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों साधन लागत की अगर हम बात करें तो इस पर सकल घरेलू उत्पाद के आकलन की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? ये जो है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो होता है दोस्तों वो जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। तो दोस्तों जो साधन लागत पर जो सकल घरेलू उत्पाद जो टोटल होता है वो क्या होता है? पहले तो जीडीपी चेक करना होगा, और उसके बाद उसमें से क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर को घटाना पड़ेगा, और साथ ही उसमें जो अनुदान आया है उसको जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस अनुदान। तो जीडीपी और अनुदान को हम जोड़कर उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा भी सकते हैं दोस्तों। तो जीडीपी प्लस अनुदान माइनस अप्रत्यक्ष कर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रवक्ता अर्थशास्त्र 2018 का पेपर। मुख्य परीक्षा का ये पेपर है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आज हमने इसके 50 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके सामने लाने का मुख्य कारण ये है कि आने आने वाली जो एग्ज़ाम्स में हैं उनमें हमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इस चीज़ को आपने ज़रूर नोटिस करना है। और साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप इसको अपने उन सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से जो है एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारे से कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।